तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2019 में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर आया है आपका 6 सेम ईसी वालों को, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा आपका हैंडल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैंडल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। टेलीग्राम पे आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ अपलोड किए जाते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं चैनल से रिलेटेड। तो अब आपका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। डैश वेव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। तो टीवी ट्रांसमिशन में कौन सी प्रोपेगेशन वेव यूज होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, देखो अगर ये लिख दिया जाए कि अगर हम एंटीनास ब्रॉड कर दें या एंटीनास की लेंथ बढ़ा दें तब स्काई वेव आप कह सकते हो, बट नॉर्मल अगर बात की जाए तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन यूज्ड होती है टीवी ट्रांसमिशन में। आप फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो, टीवी ट्रांसमिशन और स्पेस वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मैच करती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, critical frequency of E layer is 2 megahertz. The value of maximum electron concentration of E layer is, तो एक फॉर्मूला होता है FC9 अंडर रूट एन मैक्स। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको, उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी निकालनी है। तो आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। को फॉर्मूला होता है एफ सी इक्वल्स टू 9 इंटू अंडर रूट ऑफ एन मैक्स। तो उससे जो फॉर्मूला आएगा 4.9 इंटू 10 के पावर 10 पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक मैसेज सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो मैसेज सिग्नल हमेशा जो मैसेज सिग्नल ट्रांसमिटेड रहता है या मैसेज सिग्नल बेसिकली कंटेंट रहता है वो साइड बैंड में रहता है। देखिए क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वैसी मॉड्यूलेशन होती है जिसमें मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज करता है, लेकिन मैसेज सिग्नल स्टोर किस में रहता है? वो हमेशा साइड बैंड में स्टोर रहता है। साइड बैंड में मैसेज सिग्नल स्टोर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is correct? Noise can be completely removed from a communication system. ये गलत ऑप्शन है। नॉइस एज टिपिकल वेवफॉर्म, ये भी गलत है। नॉइस अकर्स ओवर द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सही है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ इंटरनल नॉइस। तो इंटरनल नॉइस का कौन सा सोर्स होता है? तो देखो इंटरनल नॉइस कौन कौन सी होती है, जैसे जॉनसन नॉइस हो गई, शॉर्ट नॉइस हो गई, पार्टीशन नॉइस हो गई, फ्लिकर नॉइस हो गई, ये सारे आती है आपके इंटरनल नॉइस में। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि रजिस्टर में भी होती है और डायोड में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, नॉइस पावर का फॉर्मूला पूछा है तो केटीबी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट था उसमें। द एल्टीट्यूड ऑफ लियो सैटेलाइट इज इन द रेंज ऑफ, तो एल्टीट्यूड पूछा है मतलब लियो सैटेलाइट की हाइट पूछा है, तो ये अराउंड होती है 500 से 1000 किलोमीटर के अक्रॉस। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ सी बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज, तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पूछा है सी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट की कितनी होनी चाहिए? तो देखो 6-4 होती है, 6 अपलिंक की होती है, 4 डाउनलिंक की होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, सी बैंड के लिए हम लोग 6-4 यूज करते हैं। तो 6 होती है आपकी अपलिंक फ्रीक्वेंसी, और जो आपकी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4। 4 मतलब 4 गीगाहर्ट्ज। और एक बात ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्यों ज़्यादा होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। तो अगर किसी को जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है वो आंसर। और ये क्वेश्चन आप पढ़ के भी चले जाइएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। और ये फ्रीक्वेंसी भी एक बार देख लीजिएगा सी बैंड सेटेलाइट की।
क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज a function of physical alignment of one fiber core to another fiber core. करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज स्प्लाइस लॉस. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीमोड फाइबर. तो देखो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर भी होता है, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर भी होता है. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल सोर्स. तो एलईडी और लेजर ऑप्टिकल सोर्स की तरह यूज होते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. रडार कैन डिटेक्ट कलर्स ऑफ टारगेट, गलत है. रडार कैन डिटेक्ट टारगेट्स हिडन इन वाटर, ये भी गलत है. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा आपका. रडार कैन डिटेक्ट टारगेट्स इन फॉग, रेन एंड डार्कनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंटीना गेन एंड इफेक्टिव एरिया. तो एक्चुअली इसमें इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि गेन का आपका फॉर्मूला होता है 4 पाई लैम्डा स्क्वायर इंटू ए, लेकिन यहाँ देखो सब में 2 पाई दे रखा है. तो अगर इसमें 2 की जगह 4 कर दो तो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई भी सही नहीं है, तो 2 की जगह 4 कर दो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर आपका 14. तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा कि इन पीपीआई डिस्प्ले सिस्टम रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द अबव. मतलब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. इसमें बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करता है, पल्स विड्थ पे भी डिपेंड करता है और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 15, माइनस लॉग बेस बी पी एक्स आई. तो पूछ रहा है बी 2 है तो उसकी यूनिट क्या होगी. तो बी 2 है तो इसकी यूनिट होती है बिट. अगर यहाँ b की वैल्यू, b की जगह जो 2 लिखा है यहाँ e होता तो उसका होता नेट या नेचुरल लॉग, मतलब नेट उसको कहते हैं यूनिट में. और यहीं अगर बेस 10 होता तो जो आपकी यूनिट होती डेसिट. मतलब समझ गए आप. जैसे b अगर 2 हो गया तो यूनिट होती है बिट, b अगर e हो गया तो होती है नेट, और अगर b 10 हो गया तो होती है आपकी डेसिट. तो इसको ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 16, ए चैनल इज नॉइजलेस. तो नॉइजलेस तभी होता है जब वो नॉइजलेस प्लस डिटर्मिनिस्टिक हो. तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 17, चैनल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन. देखो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है बी लॉग बेस 2 1 प्लस एस बाई एन. ये फॉर्मूला होता है, शेनन हार्टले थ्योरम होती है. तो आप अगर देखो तो चैनल कैपेसिटी बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करेगी और सिग्नल टू नॉइस रेशियो पे डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी. तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. मोस्ट पेजिंग सिस्टम ऑपरेट इन जनरली VHF एंड UHF बैंड में ऑपरेट होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सिस्टम. तो बेस स्टेशन सही है, फ्रीक्वेंसी रीयूज भी सही है, MTSO भी सही है. तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम. तो जो सैटेलाइट पेजर MTI तो नहीं है, मॉडम भी नहीं है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है आपका, VSAT. करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए. तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपके डिस्कस हो गए. एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो 2021 में आया है उसको भी आप देख लो. उसमें ओवरऑल नॉइस फिगर पूछा था, तो मैं दिखा देता हूँ. देखो ये क्वेश्चन ऐसे आया था आपके एग्जाम में कि एक एम्पलीफायर स्टेज है, इसका गेन दे रखा है 14.5 dB. हो सकता है डेटा अलग हो, एक बार आप चेक कर लीजिएगा. नॉइस फिगर दे रखा है 0.75 dB. गेन 2 दे रखा है 10.10 dB. नॉइस फिगर 2 दे रखा है 2.3 dB. तो पूछ रहा था कि ओवरऑल नॉइस फिगर क्या होगा. यही क्वेश्चन है कि ओवरऑल नॉइस फिगर क्या होगा इस पूरे सिस्टम का. तो देखो
जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए ना तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं फ्रिस फॉर्मूला, वो लगाते हैं। अब देखो जितनी स्टेजेस यूज होगी उतने तक का फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि F इक्वल्स टू, ये पूरा फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 माइनस वन G1 प्लस F3 माइनस वन अपॉन G1 इंटू G2, ठीक है, और ये चलते जाएगा। अब आप यहाँ देखो क्योंकि यहाँ दो एम्पलीफायर लगाए हुए हैं तो ये दो स्टेज का एम्पलीफायर है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कहाँ तक यूज करेंगे, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 माइनस वन डिवाइडेड बाई G1, सिर्फ इस स्टेज तक का, यहाँ तक का। F1 प्लस F2 माइनस वन अपॉन G1, क्योंकि दो स्टेज एम्पलीफायर है तो इसलिए सेकंड स्टेज तक का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है F1 किसको मानेंगे, F2 किसको मानेंगे। जनरली वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि NF1 दे रखा है, NF2 दे रखा है, नहीं तो पहले वाले को F1 मान लेना, दूसरे वाले को F2 मान लेना आप, ठीक है। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो फॉर्मूला लगता है ना, ये F1 F2 माइनस वन अपॉन G, तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि दो चीज होती है, एक होती है नॉइस फिगर, एक होती है नॉइस फैक्टर। तो ये जो दिया रहता है ना, ये वैल्यू डीबी में नहीं दी रहती है, ये नॉइस फैक्टर है, मतलब ये रेशियो में होगा, डीबी में नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन देखो तो जो NF1 ये नॉइस फिगर दे रखा है ये डीबी में, यानी कि डीबी से हमको नेचुरल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करेंगे, देखो 10 log बेस 10, क्योंकि पावर का रेशियो होता है इसलिए 10 log ले रहे हैं। अगर वोल्टेज और करंट का होता तो 20 log लेते। तो देखो 10 log बेस 10 NF1 इक्वल्स टू 0.75, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 0.75। अब देखो आप log बेस 10 NF1, इसको 10 से डिवाइड कर दो 0.075, तो 10 के पावर ले जाओ तो 1.188 आ गई, ये F1 की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। ध्यान रखना आप NF2 की वैल्यू देख रखी है 2.3 dB, इसको F1 कर दो, NF1 मत रखो, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आ गई 1.188 dB। सिमिलरली यहाँ पे भी आप करोगे तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पहले तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 0.23, फिर 10 टू दी पावर ले जाओगे तो 10 के पावर 0.23, एक बार आप सब वैल्यू चेक कर लेना तो आंसर आएगा 1.69। अब ध्यान रखना देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है F1 प्लस F2 माइनस वन अपॉन G1, यहीं तक यूज करेंगे क्योंकि दो स्टेज एम्पलीफायर है, ये पहला स्टेज ये दूसरा स्टेज। अब यहाँ ध्यान रखो कि G1 जो हम यूज करेंगे वो G1 ये वाला है, ठीक है, क्योंकि G1 चाहिए, G2 का कोई यूज नहीं है, तो सबसे पहले तो इस G2 को हटा दो, इसका कोई यूज नहीं था क्वेश्चन में। तो G1, अब ये देखो G1 भी dB में दिया हुआ है, तो पहले इसको dB से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये गेन की वैल्यू होती है। तो अब देखो इसको नॉर्मल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, देखो तो G1 को वैसे 10 log बेस 10 G1 इक्वल्स टू 14.5 वैल्यू दे रखा था, G1 की वैल्यू निकालोगे तो अराउंड 28.183 आएगा। एक बार सब कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ 28.183 आएगा। अब देखो अब आप ओवरऑल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैसे, F ओवरऑल आपका जो F होता है F इक्वल्स टू 1.188 मतलब F1 प्लस F2 माइनस वन डिवाइडेड बाई G1। तो F1 तो ये दे रखा है, F2 की वैल्यू कितनी थी 1.698 माइनस वन अपॉन G1, G1 की वैल्यू कितनी है 28.183। तो इससे जो ओवरऑल नॉइस फैक्टर निकलेगा आपका वो कितना आएगा 1.212। ये नॉइस फैक्टर निकला है, ठीक है, हमें नॉइस फिगर निकालना है तो बस आपको इसको डीबी में चेंज करना है। देखो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, नॉइस फैक्टर और नॉइस फिगर में क्या अंतर होता है, नॉइस फिगर आपका आता है डीबी में और नॉइस फैक्टर होता है जो रेशियो वाली वैल्यू होती है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू जो डीबी में नहीं होती है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो F क्या हो गया आपका F1 प्लस F2 माइनस वन अपॉन G1, सॉल्व करो तो 1.212 ये आया। अगेन इसको आप डीबी में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 0.83 डीबी आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट प्रोसेस तो पूरा करेक्ट है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जरूर डीबी से नॉर्मल वैल्यू में जाएंगे, सब देखो यहाँ सब डीबी में दिया हुआ है, तो 10 log बेस 10 करके नॉर्मल वैल्यूज में जाएंगे, F1 F2 निकालेंगे, उसके बाद ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा ज्यादा कंसर्न है कि आपको प्रोसेस पता हो, क्योंकि हो सकता है ये दो स्टेज दिया है, तीसरा स्टेज दे देगा तो कहाँ तक का फॉर्मूला लगाएंगे, F1 प्लस F2 माइनस वन अपॉन G1 प्लस F3 माइनस वन अपॉन G1 G2। तो ध्यान रखना है इस बात को
कि कितना स्टेज तक दिया हुआ है और किस स्टेज तक का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ 2 स्टेज दिया हुआ है इसलिए 2 स्टेज का लगाना है। जनरली वो वैल्यू डीबीज में देगा, डीबी में देगा तो उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, चाहे गेन की वैल्यू हो चाहे नॉइस फिगर की वैल्यू हो, उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगा देना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो गया। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।